आपके साथ शावनी पटनायक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दबाने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, शायद ये सोच के कि भारत की स्थिति बाकी देशों में और ज़्यादा खराब हो। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे, उनके सोच के इतर भारत का जिन देशों के साथ रिश्ते खराब थे, उन देशों के साथ भी रिश्ते अब बनने लगे हैं। कुछ साल पीछे चले तो आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना का एक संगठन बना था, जिसके बाद ये संगठन धीरे धीरे तमाम तनाव के बीच काम करना बंद कर दिया था। इस संगठन के बारे में भी हम बताएंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चाहते हैं यूनिपोलर कंट्री हो जिसके पावर बैंक अमेरिका बने, वहीं दूसरी तरफ भारत ये चाहता है कि मल्टीपोलर कंट्री बने और पावर सभी देशों के हाथ में हो। तो आरआईसी क्या है, यूनिपोलर कंट्री क्या है, मल्टीपोलर कंट्री क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले ये बताएं कि आरआईसी का गठन कब हुआ था, आरआईसी का मकसद क्या था और अब आरआईसी के बारे में दोबारा से चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, मकसद तो यही था अमेरिका को काउंटर करना। जिस तरीके से ये तीनों ही देश अक्सर अमेरिका के टैरिफ से, अमेरिकी की दादागिरी से, धमकियों से तंग रहते हैं। देखिए, 1991 में यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में विघटन उसका हो गया, तो तब रशिया बना था। ये कोल्ड वॉर चल रहा था, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही 1945 के बाद से कोल्ड वॉर दोनों देशों के बीच चल रहा था, रशिया के अमेरिका के बीच में। 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर टूटा, 15 देशों में रशिया अलग हुआ, तभी कोल्ड वॉर लगभग बंद हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त तक अमेरिका अपने आप को एक स्थापित कर चुका था। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया की दो मतलब महाशक्तियां हुआ करती थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में इन लोगों का खर्चा इतना ज़्यादा हुआ या फिर मैन पावर, संसाधन इतने लग गए कि कहीं ना कहीं वहां अमेरिका तब तक हथियार बनाने लगा था। उस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने इन दोनों देशों को हथियार बेचे, उन हथियारों को बेचकर अमेरिका अमीर हुआ। अमेरिका मतलब जैसे कहते थे ना खानदानी अमीर वाली बात, वैसा अमेरिका नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये उभरा था। अब उभरा था तो उसके बाद से लगातार उभरता चला गया। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस आज भी उसके समकक्ष हैं, लेकिन उतना मजबूत नहीं रहे हैं। अब मौजूदा वक्त की अगर आरआईसी की बात करें तो 2000 के आसपास रशिया के जो प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पहली बार बातचीत हुई थी। 2002 में इसकी पहली बार बैठक हुई थी। उसके बाद लगातार बैठकें होती थी, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया। रिचुअल मीटिंग्स तो होती थी, तीनों देश मिले, बातचीत हुई, लेकिन किसी डिसीजन मेकिंग कोई मीटिंग होना वैसा नहीं होता था। जैसे G7 का हुआ या फिर क्वाड में भी नहीं होता है। G7 में ज़्यादातर देखते हैं कि दुनिया के वेस्ट के ज़्यादातर ताकतवर देश हैं, उस पर जाएं। अभी आप हाल फिलहाल की घटना पर आइए, पुतिन साहब रशिया जाते हैं, उसके बाद पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करते हैं, फिर जिनपिंग पुतिन को फ़ोन करते हैं, फिर लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मोदी को फ़ोन करते हैं, जिनपिंग को फ़ोन करते हैं। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया है। तो आज हमें समझना होगा कि अमेरिका, देखिए यूएस एड का आपने नाम सुना होगा। अमेरिका देशों को यूएस एड देता था, उन्हें उभारने के लिए नहीं, उनके विकास के लिए नहीं देता था। इसलिए देता था कि जिससे कि उन देशों के ऊपर प्रभुत्व बना रहे, उन देशों को अपने हिसाब से वो चला सके। मतलब तुम कहो कि दिन है तो दिन, तुम कहो कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो मैं तुम्हारा बाप हूं। पैसे में इतनी ताकत होती है, आप इस बात को जानती हैं। अब यूनिपोलर वर्ल्ड अब तक ये लगातार चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से अमेरिका लगातार उभर रहा था, यूएस एड देशों को देता था, उनका काम चलता था, इसलिए वो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाकर रखते थे। लेकिन अब जो ट्रंप के आने के बाद हुआ है, वो यूनिपोलर वर्ल्ड तक तो सीमित था ही, दुनिया काम चला ही रही थी। लेकिन अब वो दादागिरी पर आ गए, तानाशाही पर आ गए, डॉलर का वेपनाइजेशन पर आ गए। उन्हें पता है कि लगभग दुनिया का 80% व्यापार किस में होता है, डॉलर में होता है। डॉलर में होता है तो डॉलर कहाँ की करेंसी, अमेरिकी डॉलर में होता है, कहाँ की करेंसी, अमेरिका का करेंसी है। तो कोई भी कहाँ जाएगा, ज़्यादातर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन अब जिस तरीके से भारत, रशिया और चाइना मिलकर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की तरफ देख रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न ये भी है दादागिरी को ख़त्म करना। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत को ले लीजिए। भारत आज रशिया से तेल खरीदता है, क्यों? क्योंकि रशिया भारत को $4 सस्ता तेल देता है। भारत को एक साल में लगभग 65,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है, इसलिए भारत तेल खरीदता है रशिया से, और यही कारण भी है। लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि वो तेल भी रशिया से खरीदे, व्यापार भी रशिया के साथ करे, और जिस देश से चाहे उस देश से वो व्यापार करे, जो कि ऐसा होना संभव नहीं है। अब देखिए, यूनिपोलर वर्ल्ड की अब फिलहाल डोमिनेंस नहीं रह गई है। अब खिलाफ लोग बोलने लगे हैं। चाइना लगातार अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, रशिया लगातार खिलाफ बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ बोल रहा है, आपका ब्राज़ील लगातार खिलाफ बोल रहा है। तो ऐसे में अब एक बार फिर से
रशिया इंडिया चाइना का जो ट्राइलेटरल है उसे बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये मीटिंग्स जो होंगी उनमें अब किसी कंक्लूज़न तक पहुंचना होगा। सिर्फ रिचुअल मीटिंग्स नहीं, कुछ कंक्लूज़न तक पहुंचे, कुछ ठोस बनाए। जिस तरीके से ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में आपके डीडॉलराइजेशन की बात हुई थी, उससे मिर्ची लगी है अमेरिका को वाकई में। तो अब इसी तरीके से RIC हम बनाएंगे, हम एक बार फिर से RIC की बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, अब RIC की मीटिंग हो और RIC से कुछ ऐसा निकल कर आए जिसका डिप्लोमेटिक फ़र्क पड़े, आर्थिक फ़र्क पड़े और स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेस जो आगे हैं वो भी लगातार दुनिया में चलती रहें। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आपको याद होगा, तो 2008 में दुनिया में जो मंदी आई उसके बाद से 2014 तक अमेरिका उससे उभरने में वक्त लगा। 7 से 14 तक का, कम से कम 15 तक का अमेरिका को वक्त लगा। और जो दुनिया में स्पेस खाली हुआ उस स्पेस को चाइना ने भरा, क्योंकि 90s के दौर में प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर चुका था और मौका मिल गया उस मंदी के दौर में उसे। वो स्पेस उसने, चाइना ने इतना भरा कि वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसने शुरू कर दिया, जिसे आप CPEC के नाम से भी जानती हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पाकिस्तान से निकल कर आ रहा है। हालांकि वहाँ भारत का विरोध है। विरोध क्यों है? क्योंकि वो जो सड़क आ रही वो है वो उस हिस्से से आ रही है जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ, मतलब POK से वो आ रही है, तो भारत का वहाँ विरोध है। हालांकि इस BRI का जो सदस्य है, जो समर्थक है, वो रशिया भी है। तो वहाँ से इस RIC में थोड़ी सी खटपट होनी शुरू हुई 2014 से कहें, जब ये चाइना की तरफ से BRI शुरू किया गया। उसके बाद फिर आपको बताया कि गलवान हुआ, गलवान से बिल्कुल पूरी तरीके से तितर बितर हो गया। अब क्या करना होगा, इन तीनों देशों को अपने अपने हित थोड़ा साइड में रखकर, अपने हितों को भी रखें लेकिन थोड़ा सा अपने हितों को साइड में रखकर, तीनों देश अगर तीनों का हित देखकर, तीनों मिलकर एक शक्ति के रूप में अमेरिका को अगर काउंटर करें, तब इस चीज़ की काट ढूंढी जा सकती है। श्रावणी, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जो स्पेस कभी चाइना को मिला था उसने वो ग्रैब किया, वो स्पेस आज भारत को भी मिला है। भारत का जो आज 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है हथियारों का, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया में हमसे बहुत बेहतर हथियार बनाने वाले बहुत बड़े देश हैं। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। लेकिन जैसे ही यूक्रेन 2022 के बाद यूक्रेन और रशिया युद्ध में गए, तो क्या हुआ, रशिया अपना गोला बना रहा है और यूक्रेन के ऊपर फोड़ रहा है। वो जो दूसरे देशों को हथियार बेचता था वो मार्केट खाली हुआ, उस मार्केट में स्पेस बना। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना की नीति को समझते हैं। चाइना कर्ज देता है, सस्ते हथियार देता है, वो चलते नहीं हैं और फिर धीरे धीरे उन देशों के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो वहाँ उस स्पेस को भारत ने भरा है, ऐसे ही नहीं भरा है भारत ने। आज 50,000 करोड़ का जो भारत का एक्सपोर्ट पहुँचा है वो वहाँ पहुँचा है। अभी भी भारत को जहाँ भी कोई भी मार्केट में स्पेस दिखता है उस स्पेस को भारत को भरना होगा। उसके लिए हमारा जो MSMEs का सेक्टर है उसे और ज़्यादा मजबूत करना होगा। जिस MSME सेक्टर में अमेरिका घुसना चाहता है, या कहूँ कि सीधे शब्दों में घुसपैठ करना चाहता है, उस MSME को फिर से मतलब उस लेवल तक लेकर जाना होगा जिस लेवल पर चाइना लेकर गया। आज चाइना हर कुछ बनाता है। आज अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स मना कर दे तो अमेरिका जैसा देश गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगा अमेरिका के सामने। भारत का भी रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर दिया था, तब हमारे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई मंत्री गए थे वहाँ, उन्होंने बात की, तब वो जाकर दोबारा शुरू हुआ। हालांकि अब उसके बाद हमने सबक लिया, सीख ली और फिर माइनिंग शुरू की है। अभी 6,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट भी भारत सरकार शुरू कर रही है जिसमें माइनिंग होगी और रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएंगे। किसी दूसरे देश पर निर्भर हमें नहीं होना पड़ेगा। तो इन जो ट्राइलेटरल जो ये गठबंधन है, इसमें जो मिसिंग कोई चीज़ है वो है एकता। अमेरिका इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वेस्ट इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि फूट डालो, राज करो। अभिषेक, कहीं ना कहीं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इसी एकता से डर रहे हैं। अब वो एकता कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि जो दबाव डोनाल्ड ट्रंप भारत पर बनाने की कोशिश करे वो चाइना पर भी। इस एकता को खत्म करने के लिए भारत को क्वाड का मेंबर बनाया गया। जब गलवान के बाद भारत RIC से दूर हुआ तब भारत को क्वाड का मेंबर बनाया गया, भारत को एशिया पैसिफिक का मेंबर बनाया गया, भारत को इंडो पैसिफिक का जो है मेंबर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि भारत को बरगलाया गया। भारत को बरगलाया ये गया कि रूस जो है वो भी मतलब वहाँ वोटिंग नहीं होता, डेमोक्रेटिक देश नहीं है। चाइना जो है वो भी डेमोक्रेटिक देश नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। भारत के जो हित हैं वो अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ है, जहाँ चुनाव होता है, वोटिंग होता है, जहाँ फैसले सरकारों के थोपे नहीं जाते जनता पे, जहाँ जनता अपनी आवाज़ उठा सकती है। तो आप पुतिन के साथ जाकर और जिनपिंग के साथ जाकर क्या करोगे? तो भारत को वहाँ बरगलाया गया और मतलब वो भारत का एक वीक पॉइंट रहा। भारत वहाँ बरगलाने में शायद अमेरिका की आया। उसी का ये नतीजा है कि आज हमें मतलब
ट्रंप की इतनी सुननी पड़ रही है, या फिर ट्रंप हमारे ऊपर जो इस तरीके से 25% का टैरिफ, उसके ऊपर 25% का आपका जो टैक्स लगा रहे हैं, वो इसी वजह से लगा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है अमेरिका की, वो तोड़नी होगी सबसे पहले, और एक अलग थ्योरी पर हम दोनों देशों को, मतलब माफ़ कीजिएगा, तीनों देशों को काम करना होगा। और ये थ्योरी होगी अलायंस स्पेक्ट्रम थ्योरी, जिसका नज़रिया होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के मद्देनज़र रखते हुए, उसको बेस बनाते हुए अपने इंटरसेप्ट पेपर और इंटरेस्ट के बेसिस पर हम काम करें। बाकी भारत हुआ वो सिविलाइजेशन पावर है, उसका एक अलग इतिहास है। आपका अमेरिका का बताइए क्या इतिहास है, नहीं आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। चाइना में जाइए, चाइना का आपको एक अलग इतिहास मिलेगा। रशिया में जाइए, रशिया का एक अलग इतिहास मिलेगा। तो ये सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, सिविलाइजेशन इनका बहुत पुराना रहा है, सभ्यता बहुत पुरानी रही है। ऐसे में अमेरिका जैसे देश की फूट डालो वाली जो नीति है, राज करो वाली नीति, उस पर कहीं ना कहीं हम बलगराने में आए अमेरिका के, और ये चीज़ें हमने ख़राब की हैं। तो हमें समझना होगा कि RIC को हम बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बात नहीं करनी है, सिर्फ मीटिंग नहीं करनी है, बल्कि डिसीजन मेकिंग बनना है हमें। अगर डिसीजन मेकिंग बनेंगे तभी अमेरिका जैसे देश घुटने पाएगा, क्योंकि अमेरिका एक कायर देश है, भले ही वो दिखा आपको कितना भी मजबूत है। बिल्कुल, इसके बाद ही अभिषेक ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका जो सोच के ये तमाम चीज़ें कर रहा था, उसी की सोच उस पर उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है। और इसके साथ ही कुछ समय बाद अगर ये तीनों देश एक साथ आगे आते हैं तो अमेरिका को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।